बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारी बाकी कहानियों की तरह आपको आज की कहानी भी बहुत पसंद आएगी। 6 माह की थी जब मुझे परवरिश करने वाला कोई न रहा। दादा ने एक रिश्तेदार औरत के हवाले कर दिया जो गाँव में रहती थी। इसने मेरी परवरिश की। 7 साल की हो गई तो दादा वापस ले आए और चची के सुपुर्द कर दिया। वो शफीक औरत थी, मुझे प्यार से रखा। चचा भी प्यार करते थे। मैं इनके घर में बहुत खुश थी। दादा तो जान से बढ़कर चाहते थे। कहते थे ये मेरे मरहूम बेटे और बहू की निशानी है। लड़कियां आकाश की बेल की तरह होती हैं। देखते देखते मैंने कद काट और रंग रूप निकाल लिया। तभी दादा को मेरे ब्याह की फिक्र लाहक हो गई। इनकी नजर में मेरा चचा जात सरमद था जो एक पढ़ा लिखा नौजवान था, मगर कुछ गलत किस्म के दोस्तों में फंस गया था। तभी दादा सोच में डूबे रहते। चाहते थे कि हम दोनों का निकाह कर दें, लेकिन सरमद की गलत रविश से डरते थे कि न जाने मेरी यतीम पोती का ये क्या हशर करेगा। इधर सरमद था कि उसे अपनी दौलत और वक्त के ज़िया का एहसास न था। लोग दादा को इनके पोते के बारे में तरह तरह की बातें बताते तो वो बेहद फिक्रमंद हो जाते। जिस कदर बन पड़ता नसीहत करते कि बुरे दोस्तों से बचो और फजूल खर्ची से हाथ रोको, मगर सरमद इनकी नसीहतों को एक कान से सुनता और दूसरे से उड़ा देता। इन दिनों वो अपने मामू के पास रहा करता था। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। तालीम मुकम्मल करने के बाद जब वो एक रोज दादा के घर आया तो उसे देखकर मैं हैरान रह गई। बचपन में देखा था तब वो मामूली शक्ल और सूरत का दुबला पतला सा लड़का था, मगर अब वो एक वजीह नौजवान का रूप धार चुका था। इसने मुझे देखा तो वो भी ठटक कर रुक गया। दादा जान से कहा, मैं आपका ताबेदार और फर्माबरदार रहूंगा। मेरी शादी सबा से करा दीजिए। दादा तो पहले ही ऐसा चाहते थे, बस हमारा चटपट ब्याह हो गया। शुरू दिनों में वो दादा के घर मेरे साथ में रहा। हम बेहद खुश थे। जल्द ही सरमद जिंदगी की यकसानियत से उतारने लगा। इसका दिल मुझसे उचाट हो गया तो इसने कहा कि तुम फिलहाल दादा जान के घर रहो, मुझे पेशावर जाना है, मैं आता जाता रहूंगा। शुरू में हर हफ्ते आ जाता, फिर उसका रवैया बदलने लगा। जब आता बेगाना सा लगता। उसे मेरा ज्यादा बोलना पसंद न आता। मेरे हाथ का पका खाना भी अच्छा न लगता। अब वो कई माह बाद घर लौटता। शिकायत करती तो और ज्यादा दिन गायब हो जाता। मैंने सोचा था हमारी शादी हो जाएगी तो सरमद को इतनी मोहब्बत दूंगी कि वो बुरी सोबत से दूर हो जाएगा, मेरा होकर रहेगा। ये मेरी खाम ख्याली थी। वो अब मेरे नजदीक रहकर मुझसे दूर हो गया था। फिर आखिर मैंने सब्र कर लिया। बदकिस्मती से दादा जान की वफात के कुछ ही अरसे बाद सरमद के वालिद भी इंतकाल कर गए और वो अब आजाद पंछी की तरह हो गया। अब उसे कैद करने और रोक टोक करने वाला कोई न रहा था। इसकी और मेरी जायदाद मुश्तरका थी, जिसे सरमद ने रफ्ता रफ्ता औने पौने दामों फरोख्त करना शुरू कर दिया। वो मुसलसल वरासत की दौलत को खत्म करता जा रहा था और अयाश दोस्तों को खुश करता रहा। आखिरकार ये जायदाद कब तक साथ देती? जब हर शय नीलाम हो गई तो बिल आखिर वो खाली हाथ हो गया। तब वो लोग जो इसकी दोस्ती और वफा का धम भरते थे इससे आंख चुराने लगे। दुनिया की बेवफाई से दिल बर्दाश्ता होकर एक रोज वो गायब हो गया। किसी रिश्तेदार को अपना पता तक न बताया। जब वो चला गया तो मुझे रोने से काम था। मेरी हालत पर चची और दीगर अजीज रिश्तेदार कुटते रहते, लेकिन वो कुछ न कर सकते थे। उसे ढूंढकर नहीं ला सकते थे। अल्लाह जाने सरमद कहाँ जा छुपा था। फिर आखिर एक रोज इसके एक दोस्त के तवस्सुत से पता चला तो चची उसको मनाकर ले आई। जब सरमद को इल्म हुआ कि कुछ जमीन दादा जान अलग से मेरे नाम कर गए हैं तो वो मेरे सर हो गया कि ये जमीन मुझे दे दो, मगर चची ने ऐसा ना होने दिया। जानती थी कि वो इस जायदाद को भी फरोख्त कर देगा। इस बात से सरमद मजीद मुझसे नाराज हो गया और हमेशा के लिए नाता तोड़कर चला गया, इस तरह जैसे कभी मेरी जिंदगी में आया ही ना था। इसने मुझे तलाकनामा भिजवा दिया कि मुझे भुला दो, जमीन को अजीज रखो, तुम्हें मेरी नहीं जमीन की जरूरत है। इस अमर का सदमा सारे खानदान को हुआ। खसूसन सरमद की वालदा को बहुत गम था। रोती थी और कहती थी, ऐ काश मैं तेरी जमीन ना बचाती, तलाक का धब्बा तो ना लगता। अब मुझे रोना भी ना आता था कि पैदाइश के दिन से ऐसी बदकिस्मती साथ लगी थी। वालदैन रहे ना दादा, शोहर ने भी मुतलका कर दिया। जिंदगी में खुशियों की आस सरमद से बंधी थी। इसने भी फूंक मारकर मोहब्बत का टिमटिमाता चिराग बुझा दिया। मेरी जिंदगी में अंधेरे भर गए थे। इससे अच्छा था इससे मेरी शादी ना होती और उम्र भर कमारी रह जाती। जब तक चची जिंदा रही मेरी दिल जोई करती रही। उनकी वफात के बाद मेरा कोई ना रहा। सरमद को याद करती और रोती रहती। दिल में कहती थी कि सरमद जमीन ले लो मगर तुम लौट आओ। दुआ कबूल हो गई। सरमद एक बार फिर आ गया, मगर मेरी खातिर नहीं, जमीन की खातिर। इसने कहा, ये मेरी वालदा की जमीन है, इसे मुझे दे दो क्योंकि मुझे इसकी सख्त जरूरत है। इन दिनों में बहुत खस्ता हाल हूँ।
खुददार हूँ, किसी से मांग कर नहीं खा सकता और ना ही मजदूरी कर सकता हूँ। अब ये जमीन ही मेरे जीने का सहारा बन सकती है। वादा करता हूँ कि इसे नहीं बेचूंगा, बल्कि इसके सहारे इज्जत की जिंदगी जीऊंगा। वो मुझे तलाक दे चुका था, फिर भी मैं उसकी तकलीफ ना देख सकी। रिश्तेदारों के मना करने के बावजूद मैंने वो जमीन जो सास ने मेरे नाम की थी इसे दे दी। इसके बाद सरमत ने मुझसे कोई राब्ता न रखा। उसी जमीन की पैदावार से मेरा गुजारा चलता था। जब जमीन न रही तो मैं दाने दाने को मोहताज हो गई। रिश्तेदारों ने मुझ पर दबाव डाला कि तुम्हारा कोई कफील नहीं, बेहतर है कि तुम दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी में नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सरमत की याद की शमा अब तक मेरे दिल में रोशन थी। मामू ने मजबूर कर एक रोज मेरा निकाह अपने बेटे से करा दिया। ये निकाह एक मजबूरी थी, वरना मेरी रूह जख्मों से चूर थी। फिर भी मुझे जिंदा रहना था। जिंदगी अल्लाह का अतिया जो थी। मामू साथ मेरे दुख का ख्याल रखता था, वो दुखों का साथी बन गया। इसने मुझे हर खुशी देने की कोशिश की, लेकिन जब माजी के बीते दिन याद आते तो दिल तड़प उठता। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ने मुझे 4 बच्चों से नवाजा। 2 बेटे और 2 बेटियां हो गए तो मेरा घर मुकम्मल हो गया। लेकिन जिंदगी अभी तक अधूरी थी। सरमत मेरे खानदान का अकलौता चश्मो चराग था। वो मेरा कज़न भी था। इसकी बर्बाद जिंदगी का दुख दिल से जाने का नाम ही ना लेता था। वक्त गुजरने के साथ साथ दादा के खानदान के अफराद और रिश्तेदार एक एक करके अल्लाह को प्यारे होते गए। मैं भी बच्चों में खोकर हर गम को भुला बैठी। फिर वो वक्त आ गया जब मैंने अपने प्यार करने वाले जीवन साथी को खो दिया और एक बार फिर कफालत करने वाले से महरूम होकर बदहाली का शिकार हो गई। इन दिनों में बेहद परेशान थी। दोनों बेटे तालीम हासिल कर रहे थे और इनकी तालीम मुकम्मल होने में अभी 2 साल बाकी थे। जवान थे लेकिन अभी कमाने के लायक न थे। बच्चियां छोटी थी, इनकी स्कूल की फीस देने के काबिल में नहीं रही थी।